नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आप सभी के लिए ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो हर साल परीक्षा में निश्चित ही पूछी जाती है, और वो टॉपिक है आवास। क्या आप जानते हैं कि एक मकान और एक घर में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही हैं? परीक्षा में यह प्रश्न आता है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आवास हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसके क्या कार्य हैं? अपना स्वयं का मकान बेहतर है या किराए का? और एक नया घर या ज़मीन चुनते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हाउसिंग नीड एंड फंक्शंस, डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम, वे टू एक्वायर हाउस ओन एंड रेंटेड, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन एंड परचेज ऑफ हाउस एंड साइट फॉर हाउस बिल्ड। आवास का परिचय। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक आवास है। किसी सजीव का वह परिवेश जहां व्यक्ति निवास करता है आवास कहलाता है। आवास का अर्थ होता है एक घर। आवास में उपस्थित सभी तत्व जैसे आहार, भोजन, वायु, जल, शरण स्थल आदि उपस्थित होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार सभी जीव अपनी आवश्यकताओं के लिए आवास पर निर्भर करते हैं। प्राथमिक आवश्यकता: रोटी, कपड़ा और मकान। व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान है। भोजन और वस्त्र के बाद आवास मनुष्य की तीसरी बड़ी मौलिक आवश्यकता है। सभ्यता का प्रतीक: आदिमानव गुफाओं में रहता था, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ मनुष्य अपनी सुरक्षा और अस्थायित्व के लिए पक्के मकान बनाना शुरू किया। केवल चार दीवारी नहीं, आवास केवल चार दीवारी नहीं है। आवास केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति को मानसिक शांति, सुरक्षा और स्नेह मिलता है। आवास का अर्थ: आवास दो शब्दों से मिलकर बना है, आ और वास, जिसमें आ शब्द उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है चारों ओर से, और वास का अर्थ होता है अस्थायी रूप से रहना। इस प्रकार आवास का अर्थ है सभी तरफ से अस्थायी रूप से रहने योग्य स्थान जहाँ वह जैविक प्राणी अस्थायी तौर पर जीवन यापन करता है। आवास की परिभाषा: देश पांडे के अनुसार आवास मनुष्य के लिए शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां आदि होते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भवन वह संरचना है जिसमें निवास किया जाए, आवास कहलाता है। इस प्रकार सामान्यतः घर, निवास, आवास, मकान, गृह आदि शब्दों का प्रयोग समानार्थी रूप से किए जाते हैं, परंतु गृह विज्ञान में घर अथवा गृह एवं मकान में व्यापक अंतर है। अर्थात मकान हाउस एक स्वरूप है, एक ऐसी संरचना है जो निर्जीव वस्तुओं जैसे ईंट, चूना, पत्थर, गारा, स्टील, लकड़ी, सीमेंट आदि से बना है। कहने का तात्पर्य है कि मकान वह इमारत है जिसमें मनुष्य निवास करता है, परंतु इसमें रहने वाले लोगों के बीच कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता है। जैसे एक होटल, छात्रावास, धर्मशाला, अस्पताल, अनाथालय को हम घर नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें रहने वाले लोगों का आपस में कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता है। घर एक सचेतन व भावनात्मक इकाई है जिसका निर्माण उसमें रहने वाले व्यक्तियों के परस्पर संबंध, प्यार, स्नेह, दया, सहयोग, सहानुभूति एवं मित्रता की भावना से बनता है। यह वह जगह होती है जहां मानवीय गुणों के विकास के लिए उचित वातावरण और परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। संक्षेप में कहें तो घर मकान रूपी संरचना में निवास करने वाली आत्मा है। चलिए अब हम देखते हैं कि मकान और घर में क्या मुख्य रूप से अंतर है। मकान और घर में क्या अंतर है? सामान्य बोलचाल में मकान और घर को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर है। मकान हाउस एक भौतिक या कंक्रीट का ढांचा है, जबकि घर एक भावनात्मक और सामाजिक अवधारणा है। घर के लिए समान रूप से मकान का उपयोग किया जाता है, किंतु मकान के अभाव में घर हो सकता है। यदि कोई परिवार पेड़ के नीचे, गुफाओं, टेंट आदि में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहता है तो भी वह घर कहलाता है। घर और मकान में निम्नलिखित अंतर हैं। निर्माण सामग्री के आधार पर मकान ईंट, सीमेंट, बालू, लोहा से बनता है, जबकि घर परिवार के सदस्यों के प्यार, विश्वास
और आपसी संबंधों से बनता है। सजीवता के आधार पर अंतर, मकान निर्जीव होता है, इसमें केवल दीवारें होती हैं, छत होता है, जबकि घर सजीव होता है, इसमें भावनाएं एवं एहसास होते हैं। स्थानांतरण, स्थानांतरण के आधार पर घर और मकान में अंतर। मकान को खरीदा बेचा जा सकता है, किराए पर दिया जा सकता है, परंतु घर की भावनाओं और यादों को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। इस प्रकार मकान निर्जीव संरचना है, घर एक सजीव सचेतन स्वरूप है। मकान व्यक्ति एवं परिवार की भौतिक आवश्यकता है, जबकि घर व्यक्ति एवं परिवार की मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकता होती है, जिसे बदलना आसान नहीं होता है, जबकि मकान को परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार बदला जा सकता है। आवास की आवश्यकता एवं कार्य। प्रत्येक व्यक्ति एक सुंदर, भव्य और आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त मकान में रहने की इच्छा रखता है। आवास से हमें सुरक्षा मिलती है, हमें वर्षा, आंधी, तूफान, धूप, लू, ठंडक, ओले आदि से हमारी रक्षा होती है। आवास में सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, संवेगात्मक, ज्ञान, खेल आदि का विकास होता है। आवास आकस्मिक दुर्घटनाओं से हमारी रक्षा भी करते हैं। निजी आवास से व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि मिलती है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्थान प्रदान करता है। आवास में हमें एकांतता, गोपनीयता मिलती है। यह विभिन्न जंगली जानवरों, बिच्छू, चोर, डकैतों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। आवास हमें आवश्यकता की जो सभी वस्तुओं के संग्रहण के लिए उपयुक्त स्थान देता है। व्यक्ति अपने बच्चों एवं परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए परिवार में ही विकास करता है और कार्यशील रहता है। तो हम अगर देखें तो आवास के अनगिनत कार्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से आवास के जो कार्य हैं उनको हम देखते हैं। आवास के भौतिक कार्य। आवास का जो भौतिक कार्य है, पहला है मौसम से सुरक्षा प्रदान करना। आवास हमें अत्यधिक गर्मी, कड़ाके की ठंड, बारिश और तूफान से बचाते हैं। नेक्स्ट है शरीर को आराम देना। दिन भर की थकावट के बाद व्यक्ति जब घर आता है तो वहाँ पे उसको पूर्ण विश्राम मिलती है, एक पुनः स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अर्थात दिन भर की थकावट के बाद घर वह स्थान है जहाँ मनुष्य को पूर्ण विश्राम और ऊर्जा मिलती है। सामान की सुरक्षा। आवास हमारी संपत्ति, आभूषण और घरेलू सामान को चोरी होने और बाहरी जो खतरे होते हैं उनसे सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है आवास के मनोवैज्ञानिक कार्य। पहला है सुरक्षा की भावना। घर की चार दीवारी के भीतर मनुष्य खुद को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। मकान का उद्देश्य परिवार के सदस्यों को बाहरी कारकों जैसे जंगली जानवरों, सर्दी, गर्मी और असामाजिक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है मानसिक शांति। बाहरी दुनिया के तनाव और दबाव से मुक्त होकर व्यक्ति घर में शांति का अनुभव करता है। ये आत्म अभिव्यक्ति। व्यक्ति अपने घर को अपनी पसंद से सजाता है जो उसके व्यक्तित्व और रुचि को दर्शाते हैं। किसी घर को देख करके उसमें रहने वाले सदस्यों की रुचि और पसंद जानी जा सकती है, घर के साज सजावट को देख करके। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य। इसके अंतर्गत परिवार का केंद्र आवास के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांध कर रखता है। यहाँ प्राथमिक सामाजिकरण होता है। परिवार को प्राथमिक पाठशाला भी कहते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक हस्तांतरण। बच्चे अपने घर में ही अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, नैतिकता और मूल्यों को सीखते हैं। यानी घर के जो रीति रिवाज हैं, पारिवारिक जो मूल्य हैं, जो कल्चर है, उनको बच्चा अपने परिवार में सीखता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वह ज्ञान, परंपरा, रीति रिवाज वो हस्तांतरित होते रहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिष्ठा। समाज में एक अच्छा और स्वच्छ आवास व्यक्ति के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाता है। अर्थात आवास व्यक्ति के सामाजिक जीवन स्तर को भी बताता है, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बनाए रखता है। समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको आवास को देख करके लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है परिवार के आर्थिक कार्य। आय का साधन। घर केवल रहने के लिए ही उपयोग में नहीं लाया जाता है, बल्कि घर का उपयोग घरेलू उद्योगों, ट्यूशन या किसी छोटे व्यवसाय के लिए भी किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इसको किराए के रूप में दिया जा सकता है, जिससे जो है आमदनी हो सकती है। नेक्स्ट है अस्थायी संपत्ति। संकट के समय घर को गिरवी रखकर या बेचकर आर्थिक मदद ली जा सकती है। साथ ही इसे से किराए के रूप में भी नियमित आय हो सकती है। अब हम देखते हैं आवास
की प्राप्ति के साधन और स्वयं का मकान, किराए के मकान में क्या अंतर है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के पास आवास प्राप्त करने के दो विकल्प होते हैं। स्वयं का मकान, जब व्यक्ति जमीन खरीदकर मकान बनवाता है या बना बनाया फ्लैट खरीदता है या घर खरीदता है तो वह स्वयं का मकान कहलाता है। लाभ, स्वयं के मकान के लाभ, स्वयं के मकान के निम्नलिखित लाभ हैं। अस्थायित्व एवं सुरक्षा, अपना स्वयं का मकान होने पर व्यक्ति को भविष्य की चिंता नहीं रहती है। व्यक्ति अपनी मर्जी से जब तक चाहे वहाँ वह रह सकता है। स्वतंत्रता, अपने मकान में व्यक्ति कोई भी बदलाव ला सकता है, रंग रोगन कर सकता है, मरम्मत कर सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार रह सकता है, उसमें पूरी स्वतंत्रता होती है, किसी का रोक टोक या हस्तक्षेप नहीं होते हैं। आर्थिक लाभ, समय के साथ संपत्ति की कीमत बढ़ती है जिससे वह एक संपत्ति के रूप में आर्थिक लाभ होता है। स्वयं के मकान की हानियाँ, भारी पूंजी की आवश्यकता, शुरुआत में डाउन पेमेंट, लोन आदि के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। यानी जब हम घर को बनाते हैं, घर को बनाना स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है, ज़मीन खरीदने, फिर उसको बनवाने के लिए, फर्निशिंग के लिए, तो उसमें अधिक भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरी जो हानि है वह है गतिशीलता में कमी है। नौकरी बदलने या ट्रांसफ़र होने पर मकान को छोड़कर जाना मुश्किल होता है। व्यक्ति अगर नौकरी पेशे वाला है तो उसका निजी मकान उसके लिए गतिशीलता में बाधक बनता है। अर्थात अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो उसका जो निजी मकान है वो उसको हर जगह ले नहीं जा सकता, उसको बदल नहीं सकता है। जबकि किराए के मकान में क्या है कि एक व्यक्ति अगर जिस शहर में रह रहा है, अगर उसका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हुआ तो वहाँ जाकर के वह नया किराए का मकान ले सकता है। जबकि अगर निजी मकान है तो उससे क्या है, उसको ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है किराए का मकान। किराए का मकान, जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मकान में रहने के लिए हर महीने एक निश्चित राशि देता है, किराया देता है, तो वह किराए का मकान कहलाता है। किराए के मकान के लाभ, अधिक गतिशीलता, अर्थात नौकरी या बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से कभी भी घर बदला जा सकता है। कम आर्थिक बोझ, भारी भरकम लोन या प्रॉपर्टी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। रख रखाव से मुक्ति, मुख्य मरम्मत का काम मकान मालिक का होता है, जिसके कारण व्यक्ति को रख रखाव के उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल जाती है। किराए के मकान की हानियाँ, अस्थायित्व, मकान मालिक कभी भी घर खाली करवाने को कह सकते हैं। पैसों की बर्बादी, हर महीने दिया जाने वाला किराया कभी संपत्ति नहीं बनता है। सीमित स्वतंत्रता, मकान मालिक की अनुमति के बिना आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से डीजे नहीं बजा सकते, तेज़ आवाज़ में गाना नहीं सुन सकते, मतलब आप अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं, उसमें आपकी स्वतंत्रता सीमित रहती है। आवास और भूखंड के चयन, आवास और भूखंड के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखेंगे कि जैसे जब कोई व्यक्ति घर खरीदने या ज़मीन चुनता है तो उसको निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं, जब भी आप मकान खरीद रहे हैं या ज़मीन खरीद रहे हैं तो उस समय ध्यान देना होता है कि बिजली, पानी की सप्लाई, सीवेज सिस्टम और पक्की सड़क की सुविधा पास में होनी चाहिए। सार्वजनिक सुविधाएं होनी चाहिए, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बाजार, बैंक नज़दीक होने चाहिए। परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या मुख्य सड़क तक पहुंच आसान होनी चाहिए। सुरक्षा और वातावरण, क्षेत्र सुरक्षित होना चाहिए, क्राइम रेट कम हो, आसपास कोई प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री, गंदा नाला नहीं होने चाहिए। बजट, घर बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि घर की कीमत व्यक्ति की आय और लोन चुकाने की क्षमता के भीतर होना चाहिए। ऐसा न हो कि हम आवास बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं तो अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक लोन ले लिया या उस अधिक खर्च कर दिया, इससे जो है भविष्य में कष्टकारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आजीवन लोन चुकाना, कर्ज में रहना, ये बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कानूनी जांच,
ज़मीन या कागज़ के कागजात पूरी तरह से ठीक ठाक होने चाहिए ताकि भविष्य में प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद नहीं हो। अतः प्रॉपर्टी खरीदते समय, घर खरीदते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसके कानूनी जो कागजात हैं वो बिल्कुल क्लियर हों। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।